Hello, welcome students. Today we are going to discuss factors influencing SN1 and SN2 mechanism, right? So in last lecture we have discussed already the first factor, right? चलो start करेंगे. The four factors which influence SN1 and SN2 mechanism are: the first one is nature of substrate. The second is nature of entering group of alkene a nucleophile, ठीक है, एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप. ठीक है स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे नहीं दिया है, बट फिर भी जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे तो उनके हिसाब से मैंने ये बनाया है. ओके लेक्चर तो उनके काम आ जाएगा, और जिसने एंट्रेंस की तैयारी नहीं करनी है उनके लिए भी ये सफिशिएंट है. ओके अंडरस्टूड. चलो स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट लेक्चर, राइट? तो उसका एक समरी दिया है मैंने, है ना? तो देखते चलो. SN1 द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट. SN1 में क्या होता है? स्टेबिलिटी, राइट? As there is a formation of carbocation in the SN1 mechanism, more stable the carbocation, more reasonable द SN1 रिएक्शन रेट. समझ में आया आप लोगों को? एकदम शॉर्ट में समरी है ये. क्या कि अगर हमारे पास कार्बोकैटायन है SN1 मैकेनिज्म में, ठीक है, अगर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, राइट? और आपका रिएक्शन रेट भी अच्छा रहेगा, है ना? और अभी यहाँ पे रिएक्शन रेट कहाँ से इंक्रीज हो? टर्शरी से आपका प्राइमरी तक, ठीक है. जे टर्शरी में ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, कम रिएक्टिव सेकेंडरी में रहेगा, प्राइमरी में और कम रिएक्टिव हो जाएगा. ओके. नाउ ओनली टर्शरी हैलाइड्स रिएक्ट बाय एन SN1 मैकेनिज्म विच विल बी मोर स्टेबल, है ना? अभी हमने डिस्कस किया सेकेंड पॉइंट में, क्या कि जब टर्शरी आपका रहेगा तो आपका जो रिएक्शन रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा. ओके. नाउ SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, अभी हमने देखा था वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे हो रहा था, राइट? नाउ सिंपल अल्किल हैलाइड्स शो द फॉलोइंग जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन SN2 रिएक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले मिथाइल है, प्राइमरी, राइट, सेकेंडरी, टर्शरी, अनरिएक्टिव. यानी कि क्या, अगर हम प्राइमरी यूज कर रहे हैं, राइट, तो आपका मोर रिएक्टिव रहेगा, ठीक है, SN2 रिएक्शन में, और आपका रिएक्शन रेट ज्यादा रहेगा, जबकि टर्शरी आपका अनरिएक्टिव रहेगा यहाँ पे. ओके. तो SN1 का ऑपोजिट है ये, यस और नॉट? तो ऐसे ही याद रखना आप. नाउ द इम्पोर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज अ स्टेरिक इफेक्ट, एंड इन दिस केस स्टेरिक हिंड्रेंस वी कैन सी. ओके, है ना? इसलिए हमने स्टेरिक हिंड्रेंस देखा था. नाउ सेकेंड point, or we can say second factor, okay, the nature of entering group. न्यूक्लियोफाइल आपका, राइट? तो नाउ न्यूक्लियोफाइल डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या है? क्या है न्यूक्लियोफाइल? एक लोन पेयर है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, राइट? नाउ बेसिसिटी, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स हाइड्रोजन. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल किसको अटैक करेगा? आपके हाइड्रोजन को. ओके. Now nucleophilicity. Now nucleophile attacks any atom other than the hydrogen. ठीक है, अब वो क्या करेगा? सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, बाकी किसी एटम को भी अटैक कर सकता है. Now nucleophilicity is measured by relative rates of reaction by how rapidly an electron pair donors react at an atom bearing a living group. ठीक है, समझ में आप लोगों को? यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि अगर आपको ये मेजर करना है तो कैसे मेजर करोगे? जो रिएक्शन में आपका जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है कितना जल्दी रिएक्ट करेगा. ठीक है, अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट, न्यूक्लियोफाइल डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ एन SN1 रिएक्शन, and the rate of SN1 reaction are unaffected by either the concentration or identity of the nucleophile. ठीक है, समझ में आया? क्या कि न्यूक्लियोफाइल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आपका SN1 रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता. क्यों? क्योंकि वो अनअफेक्टेड रहता है. ठीक है, अब उसके पीछे कोई भी रीजन हो सकता है, या कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है, या न्यूक्लियोफाइल की आइडेंटिटी भी हो सकती है. ओके.
Now the rate of SN2 reactions, however, depend on both the concentration and the identity of the attacking nucleophile. ठीक है, अब हमने देखा SN2 में क्या होता है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड रहता है आपका रिएक्शन. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का भी बहुत इंपॉर्टेंस है. ठीक है, अंडरस्टूड. नाउ फैक्टर्स, न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्मॉल इन साइज. ठीक है, अब हमने देखा कि न्यूक्लियोफाइल का भी इंपॉर्टेंस है, तो अब न्यूक्लियोफाइल क्या फैक्टर्स होने चाहिए. पहला, उसका साइज छोटा होना चाहिए, राइट. सेकेंड, न्यूक्लियोफाइल शोड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए. ओके, नाउ न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है. Now, a good nucleophile is one that reacts rapidly in an SN2 reaction with a given substrate, that is your stronger base. है ना, इसलिए हमने थर्ड पॉइंट में क्या बोला था कि न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए. ओके, तभी वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन पाएगा, है ना. Now, a poor nucleophile is one that reacts slowly in an SN2 reaction with the same substrate under comparable reaction condition weak basis. ठीक है, समझ में आपको. ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए है. ओके, नाउ द थर्ड वन इज सॉल्वेंट पोलैरिटी. ओके, now SN1 mechanism proceeds via formation of carbocation intermediate. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, जो SN1 मैकेनिज्म है, ठीक है, वो कैसे आगे बढ़ता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की मदद से, है ना. Now a good ionizing solvent, polar solvent, stabilizes the ion by solvation. ठीक है, क्या कि जो अच्छे आयोनाइजिंग सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, ये स्टेबलाइज करते हैं कौन से प्रोसेस से, सॉल्वेंट की मदद से, राइट. नाउ सॉल्वेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज रिलेटिवली पुअर एंड सॉल्वेशन ऑफ एनायन इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट. समझ में आप लोगों को. नाउ एनायंस आर सॉल्वेटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेंट्स, दैट इज प्रोटिक सॉल्वेंट. तब इन्होंने क्या बोला है, जब एनायन सॉल्वेट होते किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो उसे हम प्रोटिक सॉल्वेंट कहेंगे, राइट. क्यों हम हाइड्रोजन को प्रोटॉन भी बोलते हैं, H+ को, राइट. तो इसलिए याद रखना प्रोटिक सॉल्वेंट. ओके, नाउ thus SN1 reaction proceeds more rapidly in polar protic solvent than in अप्रोटिक सॉल्वेंट. ठीक है, अब अप्रोटिक क्या रहेगा, जिसमें H+ नहीं होगा. ओके, now polar protic solvent usually decrease the rate of SN2 reaction. ठीक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन कम करेगा SN2 रिएक्शन में, राइट. नाउ इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ SN2 मैकेनिज्म, सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल इज इन्वॉल्व. ठीक है, जो आपका सेकेंड स्टेप होता है उसकी बता रहे हैं इन लोग, राइट. तो आपका जो सेकेंड स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, हाँ, तो वहां पे क्या होता है, आपका सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों इन्वॉल्व होते हैं. ओके, नाउ अ पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइजेस न्यूक्लियोफाइल, दैट इज वन ऑफ द रिएक्टेंट, बाय सॉल्वेशन. नाउ द सॉल्वेंट डीएक्टिवेट्स द न्यूक्लियोफाइल बाय स्टेबलाइजिंग इट. ठीक है, तो सॉल्वेंट का क्या काम है, वो डीएक्टिवेट करता है न्यूक्लियोफाइल को. ठीक है, अंडरस्टूड. Now, hence, a protic solvent or solvent of low polarity will favor SN2 mechanism. ठीक है, तो अप्रोटिक सॉल्वेंट है या जिसका पोलैरिटी लो रहता है, तो वो क्या करेगा, SN2 मैकेनिज्म को फेवर करेगा. ओके, नाउ वी विल रिवाइज द पॉइंट नेचर ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका रिवीजन के लिए मैंने बनाया ताकि आप इजीली रिवाइज कर सको. टू टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर है, राइट, और नॉन पोलर है. तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो, पोलर में अगेन दो इसमें क्लासिफाई किए हमने, पोलर प्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक. ठीक है, तो पोलर प्रोटिक में क्या है, SN2 मैकेनिज्म को फेवर करता है, राइट, एंड कैन डोनेट H+ आयन, है ना, H+ आयन है इसलिए प्रोटिक है वो. नाउ सॉल्वेट बोथ एनायन एंड कैटायन. प्रोटिक क्या करेगा,
कैनाइन कैटाइन दोनों को सॉल्वेट करेगा, राइट। एग्जाम्पल देना है आपको, ये CH3COH एसिटिक एसिड RNH2 अमाइन, ठीक है। नाउ आपका अप्रोटिक में क्या है, ये SN1 मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है, राइट। सेकेंड क्या है, कैनॉट डोनेट द H+ आयन, है ना। नाउ थर्ड क्या है, सॉल्वेट ओनली कैटायन, ठीक है। एग्जाम्पल DMF, DMSO, HMT, एसीटोन एटसेट्रा, ओके। समझ में आप लोगों को, ये एकदम रिवाइज आप कर सकते हो इजीली। नाउ नेक्स्ट, आवर लास्ट फोर्थ वन इज लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ओके। अब ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी के आगे क्वेश्चन भी दिया है, व्हाट मेक्स अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए ये एक्सपेक्टेड है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ओके। तो आपको आंसर ऐसे लिखना है, इन आवर जनरल डिस्कशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वी हैव अंटिल नाउ बीन डेजिग्नेटिंग द लिविंग ग्रुप सिंपली एज एक्स, ठीक है। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसके हिसाब से हमारा जो हलाइड ग्रुप है जिसे हम एक्स बोलते हैं वो हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप है, ओके। यस, एग्री, एग्री करते हो ना, ओके। नाउ एज यू मे इमेजिन, however the nature of living group is an important consideration, ठीक है। तो आपका जो भी लिविंग ग्रुप रहेगा उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ इफ द CX बॉन्ड does not break, the new bond between the nucleophile and electrophilic carbon cannot form, ठीक है। अगर आपका CX बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, एक नया बॉन्ड तैयार होगा, ठीक है, किसके बीच में, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के बीच में, ओके। तो ऐसा ये भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, राइट। नाउ रिगार्डलेस ऑफ वेदर द सब्स्टिट्यूशन इज SN1 और SN2, ठीक है। अब ये SN1 मैकेनिज्म को कंसीडर करोगे आप, SN2 को, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होगा, ओके। नाउ देयर आर टू मेन फैक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे मेन फैक्टर्स क्या है, दो, द स्ट्रेंथ ऑफ CX बॉन्ड एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द X ग्रुप आफ्टर इट हैज लेफ्ट, ठीक है। क्या, जो आपका हलाइड ग्रुप है X, ठीक है, वो जब लेफ्ट करता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है वो डिपेंड करती है, राइट। नाउ इट टर्न्स आउट दैट द टू फैक्टर्स लीड टू द सेम प्रेडिक्शन फॉर हैलोजन लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको दिया है कि ठीक है किसका फैक्ट किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, किसकी कम रहेगी, तो ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी रहेगी, आयोडीन की, यस। आयोडीन, आयोडीन लेस देन ब्रोमीन, ठीक है, फिर ब्रोमीन का उससे कम है, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आयोडीन दिखाएगा, सबसे कम फ्लोरीन दिखाएगा, ओके, अंडरस्टूड। Now we have completed the factors. Now we will discuss a new topic, that is elimination reaction, and it is also called as dehydrohalogenation. ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के बोलने से ही, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका हैलोजिनेशन हो रहा है, ओके। तो नाउ व्हेन अल्किल हैलाइड हैविंग एट लीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन is boiled with alcoholic solution of potassium hydroxide, it undergoes elimination of hydrogen atom from beta carbon and halogen atom from alpha carbon, resulting in the formation of an alkene, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप कोई भी अल्किल हैलाइड लेते हो, राइट, और उसमें अगर आपका बीटा हाइड्रोजन है तो आप क्या करोगे, उसे बॉईल करोगे अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ में। कौन सा अल्कोहलिक सॉल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ओके। तो जब वो आप उसको बॉईल करोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा बीटा कार्बन से, राइट, और अल्फा कार्बन से आपका हालाइड फॉर्म जो हेलोजन है वो आपका रिलीज होगा, ओके, अंडरस्टूड। तो ये क्या फॉर्म करेगा, आपका अल्किन फॉर्म करेगा फिर, ओके। नाउ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन, क्यों, क्योंकि बीटा पोजीशन से आपका हाइड्रोजन निकल रहा है उसके लिए, ओके। और 1-2 एलिमिनेशन, अब 1-2 क्यों है, क्योंकि एक तो आपका हाइड्रोजन जाएगा, दूसरा आपका हेलोजन जाएगा, इसलिए 1-2, ओके। नाउ
reaction as it involves elimination of halogen and a beta hydrogen atom. ओके, एग्जाम्पल नीचे रिएक्शन में दिया है. आपका एक बेस लिया आपने, ठीक है, बेस के ऊपर आपको लोन पेयर दिख रहा है, राइट. अब ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? अल्किल हलाइड के साथ. ओके, तो आप देख सकते हो जो हलाइड ग्रुप के साथ कार्बन है वो अल्फा पोजीशन है और हाइड्रोजन कहाँ पे है? बीटा पोजीशन पे. ओके, अब ये कंडीशन बहुत जरूरी है. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन. ओके, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कब होगा? जब आपका बीटा कार्बन में आपका हाइड्रोजन होगा. ओके, सपोज अगर आपका हाइड्रोजन अल्फा में रहेगा और बीटा में आपका हाइड्रोजन है तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. ओके, अंडरस्टूड. नाउ आप किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो? अल्कोहलिक KOH के साथ में, ठीक है. नाउ यू विल गेट अल्कीन, ठीक है, अल्कीन मिल रहा है आपको, राइट, और आपका हेलोजन बाहर निकल रहा है. ओके, और आपको यहाँ पे हाइड्राइड फॉर्म हो रहा है. नाउ एज हाइड्रोजन एंड हेलोजन इज रिमूव्ड इन दिस रिएक्शन इट इज ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन. समझ में आ गया अब आप लोगों को क्यों डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन बोला है? एक तो हेलोजिनेशन हो रहा है यानी कि हेलोजन आपका बाहर जा रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन भी बाहर जाएगा, इसलिए इसको डिहाइड्रो बोला है. ओके, अंडरस्टूड. अभी आपको एग्जाम में डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी क्या बोल सकते हैं, या तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं. ओके, या 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं. अब एग्जाम वाले की मर्जी. ओके, now, if there are two or more non-equivalent beta hydrogen atoms in a halide, then this reaction gives a mixture of product. ठीक है, अभी हमने वहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि आपका बीटा कार्बन पे जब हाइड्रोजन रहेगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा. ठीक है, अब इन्होंने कहा कि अगर आपके पास एक से ज्यादा, दो से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन एटम है तो क्या होगा? यस, ऑब्वियसली सबके सब आपके रिमूव होंगे. ठीक है, अगर रिमूव हो रहे तो क्या होगा? आपको प्रोडक्ट भी वैसे ही मिलेंगे मिक्सचर वाले. ओके, now thus 2-bromobutane on heating with alcoholic KOH gives mixture of but1-ene and but2-ene. ठीक है, एग्जाम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये. ओके, क्या? जब आप 2-ब्रोमोब्यूटेन लोगे तो आप उसको रिएक्ट करोगे अल्कोहलिक KOH के साथ, देन यू विल गेट but1-ene and but2-ene. ठीक है, अब ये 1-ene और 2-ene क्यों आए आप समझ गए होगे, वो पोजीशन है. ओके, इसलिए 1 और 2-ene लिखा है. नाउ यू कैन सी द रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पे क्या है? 2-ब्रोमोब्यूटेन है, ठीक है, यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन है, राइट, आपका अल्फा के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, है ना. जब आप इसको रिएक्ट कर रहे हो तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो but1-ene है, ठीक है, और सेकेंड इसमें but2-ene. ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे आपका क्या है? डबल बॉन्ड है इधर, और इधर सेकेंड वाले में क्या है? सेकेंड पोजीशन पे. ओके, अंडरस्टूड. Now the different products of elimination do not form in equal proportion. ठीक है, after studying a number of elimination reaction, Russian chemist Sidzev formulated an empirical rule given below. ठीक है, अब क्या हुआ कि हमेशा अगर हमारे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं होता है. ठीक है, तो इसको किसने स्टडी किया था? हमारे रशियन केमिस्ट ने, जिनका नाम था सेडजेफ. ठीक है, तो अभी इन्होंने क्या किया? सेडजेफ रूल बनाया, एम्पेरिकल रूल. ठीक है, नाउ इन डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन the preferred product is that alkene which has greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded कार्बन एटम. ठीक है, ये किसने दिया था रिजल्ट? ये सेडजेफ ने दिया था. ओके, ये उनका एम्पेरिकल रूल था. Now therefore in above reaction but2-ene is the preferred product and is formed as the major product. ठीक है, it turned out that more highly substituted alkenes
आर ऑल्सो मोर स्टेबल अल्किन्स। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्किन्स रहते हैं वो मोर स्टेबल रहेंगे। ठीक है, सो नाउ हेंस सेड्स इफ एलिमिनेशन इज प्रीफर्ड फॉर्मेशन ऑफ मोर हाईली स्टेबलाइज्ड अल्कीन ड्यूरिंग एन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि एलिमिनेशन रिएक्शन में सेड्स एलिमिनेशन को हम प्रीफर करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो सबसे हाईली स्टेबलाइज्ड अल्कीन है उसको हम प्रीफर करेंगे, राइट। नाउ द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्किल सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स इज, ठीक है, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, यहाँ पे दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, जो फर्स्ट है आपका R2C डबल बॉन्ड CR2। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुआ है, अल्कीन है आपका। ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे R2C डबल बॉन्ड CR2 ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, राइट। उससे कम स्टेबल क्या रहेगा आपका R2C डबल बॉन्ड CHR। यहाँ पे आपका एक R जो है अल्किल ग्रुप एक रिप्लेस हो चुका है हाइड्रोजन के साथ, राइट। तो ये आपका थोड़ा कम स्टेबल रहेगा। फिर उससे कम स्टेबल क्या रहेगा आपका R2C डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे दोनों R आपके रिप्लेस हो गए हाइड्रोजन से। ओके, तो वैसे ही आपका नीचे भी है। ठीक है, RCH डबल बॉन्ड CHR एंड विच इज मोर स्टेबल देन RCH डबल बॉन्ड CH2। ओके, समझ में आप लोगों को? तो आपको ऐसे एग्जाम में स्टेबिलिटी भी मेंशन करनी पड़ेगी लास्ट में। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आ गया आप लोगों को? फॉर टुडे इट इज सफिशिएंट। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टडी वेल।